हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम ऑल टू PW UPSC। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हम फोकस बैच के इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, कैसे आज जो इतनी बड़ी एक इंडस्ट्रियल पावर इंडिया निकल के आ रहा है, लेकिन हमें एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ कैसे। प्रेजेंट डेट्स करंट अफेयर्स इज ऑल समथिंग विच विल बी कवर्ड कि आईआईपी कितना है, कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ द क्वेश्चन कम्स इन मेंस, इफ़ द क्वेश्चन कम्स, लेट्स से हो सकता है आपको ऐसे में कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं यहाँ जो है काम आती है, क्योंकि दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ ओवरलैपिंग। क्योंकि हम आज जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे जो है कॉलोनियल एरा में कॉलोनियल पावर्स ने हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हिंडर करके रखा, और कैसे उन लोगों ने जिन्होंने इन सारी मुश्किलातों के बावजूद भी इंडिया में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो है शुरुआत की, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमेशा उस आइडिया को और हमेशा उस थॉट को रिस्पेक्ट करना चाहिए जिससे शुरुआत होती है। सो आज हम ग्रेजुअली देखेंगे कि कॉलोनियल एरा से लेके आज़ादी के बाद कैसे कैसे अलग अलग वक्त में अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आईं, और कैसे उन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ने हमारे ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गाइड किया। सो before we start, what is an industry? Now, this is important to understand. This is important to understand that what is industry. अब जनरली जब हमारी इंडस्ट्री की बात आती है, या जब हम इस बारे में बात करते हैं कि इंडस्ट्री है क्या, या जब हम इंडस्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम कंफ्यूज कर देते हैं वर्ड फैक्ट्री से। हम कंफ्यूज कर देते हैं वर्ड फैक्ट्री से। क्या इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ फैक्ट्री है, या इंडस्ट्री को कई बार हम जब इस सेक्टर की बात करते हैं तो वी कंफ्यूज इट विथ मैन्युफैक्चरिंग, वी कंफ्यूज इट विथ मैन्युफैक्चरिंग। सो क्या इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, यू कैन सी दैट इंडस्ट्री इज द कैटेगरी, उस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उस सेक्शन की बात कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं जहां पर देर इज सेल, देर इज द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन है, सेल है। और सिर्फ यहां पर अगर हम बात करें, दिस इज नॉट जस्ट प्रोडक्शन एंड सेल of goods, but it also includes that for services as well. It also includes that for services as well. तो पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक उस पर लिमिटेड नहीं है, एक प्रोडक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ों की, यहाँ पर गुड्स भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल हम टर्म यूज़ करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री, हम टर्म यूज़ करते हैं एविएशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री। और यहाँ पर अब ये जो तीनों मैंने एग्जाम्पल दिए, ये इंडस्ट्री तो है, लेकिन यहाँ पर टैंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर टैंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज, सिर्फ गुड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम एक क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज का। On this basis we do a classification of industries, and in that classification of industries हम कहते हैं इंडस्ट्री जो है तीन तरीके की होती है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। कितनी तरीके की है? हमने कहा इंडस्ट्रीज जो हैं वो तीन तरीके की हैं:
primary, secondary or tertiary. When we say primary industry, from that we means all, you can say, agro based industries, और या अगर हम इसको ऐसे कहें, जहां पर हमें जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो भी हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, वो सारा रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? वो सारा रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी एक्टिविटी से मिल रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गई, माइनिंग इंडस्ट्री है, माइनिंग में आपको कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। आपकी फिशरीज हो गई, जो जहाँ पर भी प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व है। आपने इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन में देखा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन में देखा होगा, हमने कहा 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। पहला क्या है? प्राइमरी, वेयर ऑल द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग एंड वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द नेचर। दूसरी कौन सी है? दूसरी सेकेंडरी एक्टिविटी है, जहां पर जो हम नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको जो है हम दूसरे फॉर्मेट में या यूजेबल फॉर्मेट में जो है उसको यूज कर रहे हैं। और तीसरी जो है, हम कहते हैं कि टर्शियरी इंडस्ट्री, जनरली हम सर्विसेज की जहां पर बात करते हैं। सो यहां पर भी इंडस्ट्रीज का भी क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली यही है कि जब हम प्राइमरी एक्टिविटी, जो भी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, हमारी माइनिंग इंडस्ट्री है, फिशरीज है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उसको हम कहाँ कैटेगराइज करते हैं? उसको हम कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में या प्राइमरी इंडस्ट्रीज में। सेकेंडरी एक्टिविटी, तो अगर बेस्ट एग्जांपल यहां पर प्राइमरी एक्टिविटी में हम लिख रहे हैं माइनिंग, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लिखेंगे मेटलर्जी। सिंपल। मेटलर्जी, ओर को मेटल में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये हमारा कहां पर आएगा? ये हमारा आता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। टर्शियरी एक्टिविटी में आपकी टेलीकॉम, एविएशन, सारी सर्विसेज, टूरिज्म, ये सारी एक्टिविटी आ जाती है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने क्या करा है? हमने सबसे कॉमन जो क्लासिफिकेशन है, वो किस बेसिस पे है? वो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। बट when we talk about classification, there is one more classification that we see here, one which is based on raw material. So here our classification is based on raw material. When we say raw material, पहले बात करते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। मतलब अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां डेफिनेशन का क्राइटेरिया क्या है? डेफिनेशन का क्राइटेरिया है कि रॉ मटेरियल्स कहां से आ रहे हैं। रॉ मटेरियल्स कहां से आ रहे हैं? रॉ मटेरियल्स से मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो इनपुट है वो कहां से मिल रहा है। क्या वो एग्रो बेस्ड है? सो आप कहोगे ठीक है, ऑल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी इंडस्ट्री, सो बेसिकली योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, ये सारी चीजें जो है ये कहां आती हैं? ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। When we talk about mineral based industry, means यहाँ पर जितनी भी हमारी मेटलर्जी है, मिनरल्स जो हमें मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है? रॉ मटेरियल का सोर्स जो है वो हमें मिल रहा है समंदर से। हमें जो अंडर वाटर है, चाहे वो एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो सी शेल्स हों, चाहे वो प्रेशियस जेम्स और कोरल्स वगैरह जो हमें मिलते हैं। Of course, marine fisheries is always included in that. And then we have raw material, we are getting it from forest based. जो हमें raw material कहाँ मिल रहा है? हमें raw material forest से मिल रहा है। तो pulp है, आपकी furniture industry है। So two things now are clear. Number one, that हमारा जो industry की definition है, हमारी जो industry की definition है, वो restricted नहीं है फैक्ट्रीज तक, हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। सारी एक्टिविटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग हो, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कहाँ? ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो अब पहला आई गेस एक मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर जो हमारी चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड किस में नहीं है? वो सिर्फ फैक्ट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो उसके बियॉन्ड भी जा रही हैं, फिर एक जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है, जनरली जो हमें यूज़ भी करना है, जो हमें
काम भी आएगा, और यही एक्चुअली क्लासिफिकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड। वो है ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, which is based on the size of the industry. आपने कॉमन टर्म्स सुना होगा, and that is called MSME. हम MSME के बारे में बाकी चीज़ें इन डिटेल कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज का ये है, जहां हम ये दिस इज द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन वेयर वी से दैट माइक्रो इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जहां इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़। सो जिसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1 करोड़ से कम, और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे। फिर आती है स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और लेस देन 10 करोड़, जहां इन्वेस्टमेंट का साइज जो है 1 करोड़ से तो ज्यादा होगा लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम होगा, और जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 5 करोड़ से ज्यादा होगा लेकिन 50 करोड़ से कम होगा। हम उसको किस में कैटेगराइज करेंगे, हम उसको कैटेगराइज करेंगे स्मॉल इंडस्ट्री में। हम उसको किस में कैटेगराइज करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री में। जब हम मीडियम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी MSME हो गई ना, तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। मीडियम के एंटरप्राइज की जब हम बात करेंगे, मीडियम साइज इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ज्यादा होगा लेकिन 20 करोड़ से कम। 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लेकिन 20 करोड़ से कम, 20 लेस देन 20 करोड़, एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़, ऑफ कोर्स फ्रॉम 50 टर्नओवर व्हिच इज मोर देन 50 करोड़ एंड लेस देन 250 करोड़, दैट इज कॉल्ड एज medium size industry. And then we have this large scale industry. Of course ये लिमिट तो ब्रीच होगी ही होगी, लेकिन यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हम किसे कहेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हम उसे कहेंगे वेयर इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल के ऊपर हो रहा है और इज बेसिकली ऑन हायर टेक्नोलॉजी, एंड द टेक्नोलॉजी का जो कहना चाहिए कि यूजेज है वो सुपीरियर है और लार्ज स्केल पे है। सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, वी कॉल दैट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। चाहे वो ऑटोमोबाइल का यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया, चाहे वो हैवी मशीनरीज का एग्जांपल लिया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम किस में डालते हैं, हम किस में कैटेगराइज करते हैं, हम इसको कैटेगराइज करते हैं इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वी कैटेगराइज दिस इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिर आती है ओनरशिप। जब हम ओनरशिप की बात करते हैं तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं। जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम कैटेगराइज करते हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म जो कि यूज होगा, विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड। What we have to use here, the thing which is owned and operated by individuals or group of individuals. ये प्राइवेट मीन्स जहां पर जिसको कौन ओ कर रहा है, जिसको ओन और ऑपरेशन, जिसका मालिकाना हक और जिसका ऑपरेशंस किसके ऊपर है, वो कौन कर रहा है, वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। हम उसे क्या कैसे कैटेगराइज करते हैं, हम उसे कैटेगराइज करते हैं एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। हम उसे कैटेगराइज करते हैं एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो सेम चीज, ओन्ड एंड ऑपरेटेड। फिर हम वही क्राइटेरिया यूज करते हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। सो डिफरेंट। जब हम पब्लिक सेक्टर, अब हम जहां पर भी टर्म पब्लिक सेक्टर यूज करेंगे, आने वाले सारे लेक्चर्स में इकोनॉमी में आप कहीं पर भी टर्म पब्लिक सेक्टर आप देखेंगे तो आप ये जानिएगा कि इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। वी कॉल दैट पब्लिक सेक्टर यूनिट, अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज। सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई, जहां पर ओइंग एंड ऑपरेशन किसके हाथ में है, वो सरकार के हाथ में है। वी कॉल दैट पब्लिक सेक्टर। एक आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती है जहां विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड जॉइंटली बाय स्टेट एज इन गवर्नमेंट
I hope the definition of a state that is mentioned in constitution is clear to you all. And individuals or group of individuals means basically this joint sector industry, ये एक तरीके से कोलैबोरेशन है, ये एक तरीके से कोलैबोरेशन है बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दोनों मिलकर आ रहे हैं. जैसे मारुति सुजुकी, मारुति उद्योग लिमिटेड, तो यहां पर हमने मारुति उद्योग लिमिटेड में क्या देखा कि एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां सरकार और प्राइवेट प्लेयर साथ में मिलके आ रहे हैं, जहां सरकार जो है साथ में मिलके आ रहे हैं. देयर फॉर एग्जांपल लेटेस्ट आई कैन टेल यू दैट इंडियन ऑयल अदानी गैस लिमिटेड. So Indian Oil, सरकारी कंपनी, Adani Gas, private company, they have collaborated and that is a joint sector industry. This kind of industries will be categorized as joint sector और joint ownership. यहाँ पे collaboration हो रहा है. किसके किसके बीच हो रहा है? Private player के बीच और सरकार के बीच क्या हो रहा है? एक तरीके से collaboration हो रहा है for functionality. Fine. फिर आते हैं cooperatives. Cooperatives अपने आप में एक important topic है. हम ऑफ कोर्स इकोनॉमी इतना सिंपल भी नहीं है कि हम उनको इन लेक्चर्स में पूरी चीज़ों को क्लब कर सकें. वास्ट एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी के. आपको ये समझना होगा कि कोऑपरेटिव्स, हम कोऑपरेटिव बैंक्स की भी बात करेंगे, हम कोऑपरेटिव्स एज अ सोसाइटीज़ की भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, बट इन सम अदर वीडियो. यहाँ पर जो हम कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, बेस्ट एग्जाम्पल जो इंडिया में है, इट इज़ अमूल. अमूल दूध पीता है इंडिया. रिमेंबर देयर टैगलाइन. एंड दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. अमूल कोऑपरेटिव है. कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दैट हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड और हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. ये कोऑपरेटिव है. अमूल बेसिकली एक कोऑपरेटिव है जहां, and whenever we talk about a cooperative, it is owned and operated by producers or suppliers or of raw materials or workers. हर कोई जो है वो साथ में कोलैबोरेशन में काम करता है. कोऑपरेटिव्स जब होते हैं उसमें जितने मेंबर्स होते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सारे उसके ओनर्स होते हैं. अब जिसका जितना वो होता है उसकी उतनी मेंबरशिप है, और जितने मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स उस कोऑपरेटिव के ओनर होते हैं. We'll talk about cooperative sector sometime else. So mostly जो डेयरी cooperatives होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी जो कि कोऑपरेटिव हैं, जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, जहाँ पर जो सप्लायर है, जहाँ पर जो वर्कर है, जो कोई भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, तो ना तो वो सरकारी है ना कंप्लीटली जो है आप कह सकते हैं एक प्राइवेट है, क्योंकि कोऑपरेटिव है. प्राइवेट सेक्टर में इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ओइंग दैट. अब आई गेस व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट इज द एम्बिट ऑफ इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट मीन्स हैं इसको क्लासिफाई करने के. आई गेस दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. Now let us talk about the growth of industrialization in India. Now, a story. A story in the sense, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत है, ऑफ कोर्स उसका एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल या वो जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस था या वो जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस था वहां से होता है. ग्रेजुअली वो आते हैं हमें कॉलोनाइज करने के लिए, हमें और कॉलोनाइज भी नहीं करने के लिए. इनिशियली जो यूरोपियंस आते हैं वो आते हैं हमें हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल, हमारे यहाँ से सामान खरीद के ट्रेड करने के लिए. लेकिन इसी दौरान इसी पूरे फेज में हमें दिखता है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है. इंडिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहा. उसकी वजह ये रही कि जो भी उसको क्योंकि ये जो कॉलोनियल पावर्स थे, ये जो कॉलोनियल पावर्स थे, कॉलोनियलिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं हिंदी में.
कोलोनियलिज्म का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो ये था कि जब हम किसी कोलोनियलिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था या जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि जब एक कंट्री जिसको मदर कंट्री कहा गया वो कंट्री किसी दूसरी छोटी कंट्री को या अपने से कमज़ोर कंट्री को जो है वो कॉलोनाइज करती थी, जब उसके ऊपर अपना 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 रूल या अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करती थी, तो उनका बेसिक पर्पस क्या होता था? उनका बेसिक पर्पस था या बेसिक एम था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉलोनी। उनका बेसिक पर्पस क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉलोनी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन। मतलब अगर इंग्लैंड ने इंडिया को कॉलोनाइज किया तो उसका मकसद था कि इंग्लैंड का आर्थिक विकास भारत के इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पे। आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पूरी उठा के देखेंगे तो आपको कहीं पर भी ये नहीं दिखेगा कि किसी भी पॉइंट पे इंग्लिश, जो आप रूलर्स कह लीजिए या आप कॉलोनियल पावर कह लीजिए, उन लोगों ने कहीं पर भी किसी भी उनके एक्शन में उनका जो बेसिक एम था, जो उनके कमर्शियल गोल थे, जो उनके कमर्शियल गोल थे, उन्होंने उस कमर्शियल गोल को कभी भी सेकेंडरी नहीं होने दिया। दे नेवर अलाउड whatever they were doing, they never seconded their aim of commercialization, their aim of commercial benefit or profit. Never. This is interesting, क्योंकि their aim was not just to go for economic exploitation of the resources that were available here, but their aim was their own economic development, whether even it is at the cost of destruction of the industries and the market in the colonies. इंडिया का पोजीशन या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है इस कंटेक्स्ट में, that when we talk about industrialization, the birthplace of industrial revolution was England. मतलब हमारे ऊपर जो कॉलोनियल रूल था या जो हमारे ऊपर कॉलोनियल शासन था, वो उस देश ने किया जो औद्योगिक क्रांति की जन्मस्थली था। वो उस देश ने किया जो औद्योगिक क्रांति की जन्मस्थली था। बावजूद इसके इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ या उन्होंने कभी होने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम यहीं पर इंडिया के अंदर ही इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू कर देंगे, फैक्ट्रीज को डेवलप करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन हाउसेस लगाना शुरू कर देंगे, तो वहां उतनी दूर रॉ मटेरियल ले जाने की जरूरत क्या है? उन्होंने जो इंडिया को कॉलोनाइज किया उसका पर्पस ये था कि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए एक थ्रू आउट द ईयर रॉ मटेरियल का सप्लाई बना रहे। थ्रू आउट द ईयर क्या हो? रॉ मटेरियल का सप्लाई बना रहे। और इस कोशिश के साथ और इस मकसद के साथ उन्होंने हमारा जो है आर्थिक शोषण शुरू किया। दो तरीके से किया। एक तो वो हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाने लगे सस्ते दामों पर, एक तो वो हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले जाने लगे सस्ते दामों पर, और दूसरा उन्होंने जब वो वापस फिनिश्ड गुड्स दे रहे थे तो उनके वो जो फिनिश्ड फैक्ट्री मेड गुड्स मेड इन इंग्लैंड जब इंडिया आ रहा था, उस मेड इन इंग्लैंड ने क्या किया? जो इंडियन लोकल इंडस्ट्री थी, बेसिकली हम आर्टिसंस की बात करते हैं, हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, वो सारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। डुअल इंपैक्ट। पर्पस क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर्पस क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। किसका? कॉलोनीज का।
तो इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहा, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहा। हम बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज 1818 की हम बात करते हैं, फोर्ट ग्लॉस्टर कैलकाटा में टेक्सटाइल मिल, 27 में आयरन स्मेल्टिंग की हम बात करते हैं, 1829 में टेक्सटाइल मिल ग्रो हो रहा था, ग्रो हो रहा था। 1854 में मुंबई में करसौन जी देवर जी ये हिंदुस्तान के पहले प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कहलाए, इन्होंने काम शुरू किया। मगर फिर भी आप समझ रहे हैं कि ये कितना रिस्ट्रिक्टिव था, उन्होंने इतने हर्डल्स एक्चुअली क्रिएट कर दिए थे कि इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना हो पाए। There's a long list to these things. There's a long list to these things, 1870, 1907. And we see that by the beginning of 20th century, 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, खासतौर पे अगर हम टेक्सटाइल मिल्स की बात करें तो करीब 125 के आसपास टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो यहाँ पर थी, इंडिया में थी। और लेकिन आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि ये जो टेक्सटाइल मिल्स डेवलप हो रही थी ये सारी वेस्टर्न कोस्ट पे डेवलप हो रही थी। ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि एक्सपोर्ट करना था। हमने बंगाल में जो जूट फैक्ट्रीज और जूट मिल्स जो स्टैब्लिश हुई, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जूट एक्सपोर्ट करना शुरू किया। सो अभी इन्होंने ऑल दो जहां पर भी, अगर हम कहें कि सर आप तो कह रहे थे कि इन्होंने डेवलप नहीं, इन्होंने डेवलप करने दिया, लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट एंड जहां जहां मेजरली जा रहा था वो इन्हीं की कॉलोनीज थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ दिस एंड, लेकिन अब हुआ क्या? When we talk about industrial development in the first half of the 20th century, मतलब 1900 से लेके 1950 तक का अगर हम टाइम पीरियड करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की, हिंदुस्तान के लिए की। उन्होंने अंग्रेज़ के जो भी जो कॉलोनियल पावर्स थे उनके जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी उन्होंने बैरियर्स लगा रखे थे, उन सारे बैरियर्स को तोड़कर, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की। इसलिए वो रिस्पेक्टेबल हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो जमशेदजी टाटा हो जिन्होंने जमशेदपुर में स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री की शुरुआत की, फिर ग्रेजुअली टिस्को और बाकी चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिश होती हैं। अम्बालाल साराभाई का बहुत बड़ा नाम है इस दौर में, जिन्होंने अहमदाबाद को जो है उन्होंने उस दौर में, सोचो, लंदन से जो मिल की मशीनरी थी, टेक्सटाइल मिल की मशीनरी थी, वो लंदन से मंगवा के अहमदाबाद में इंस्टॉल किया। एंड दिस होल वेस्टर्न कोस्ट बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। लेकिन हमें एक चीज दिखती है दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन दो चीजें होती हैं। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है वैसे ही दुनिया भर में, खासतौर पे यूरोप में, जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे और जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए जिन इंडस्ट्रियल गुड्स की ज़रूरत थी, उनकी डिमांड ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये रियलाइज होता है कि अब सिर्फ अगर यूरोप में, क्योंकि यूरोप में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ग्रो कर रही थी और हो भी गई थी। उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है, जहां वर्कर्स और ये सारे लोग जो है पहली बार जो है वो एक ऐसी सरकार बनाते हैं, एक सोशलिस्ट सरकार बनाते हैं। लेनिन की हम बात कर रहे हैं। सो बहुत कुछ उथल पुथल चल रही थी पूरी दुनिया में। पहले अगर हम कहें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी में, पहली जो 25 साल थे 20वीं शताब्दी के, वहां पर बहुत कुछ हो रहा था। इन दैट ये रियलाइजेशन अंग्रेजों को भी हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, कि हमें इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचना चाहिए, ताकि कल को यूरोप में किसी चीज की जरूरत हो तो हमारी फैक्ट्रीज अगर बंद पड़ जाए तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव हो जिससे कि हम अपनी सप्लाई जारी रखें। सो in this, the first fiscal commission was set up in 1921-22 or to give protection to industries like iron, steel, textile, cement, sugar, metals, paper, इस तरीके की इंडस्ट्रीज को जो है कहना चाहिए कि
बचाने की, प्रोटेक्शन इन द सेंस कि ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो एक इकोनॉमिक वो ट्रिगर हो गया है, उससे बचाने के लिए ये कमीशन सेटअप हुआ। यूरोप में क्योंकि वॉर की कंडीशंस थी, और उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग गॉट नॉर्मलाइज होने में समय लगा। और उस दौरान जो वर्ल्ड वॉर वन का पीरियड था, उस दौरान जो, क्योंकि मेजर ट्रेड किससे हो रहा था, इंडस्ट्रियल गुड्स का या किसी भी चीज का ट्रेड हो रहा था समंदर से। नेवल कंपटीशन चल रहा था, जर्मन और ब्रिटिश शिप एक दूसरे को गिरा रहे थे। इन दैट सिनारियो यूरोप से जो मरीन ट्रेड है, जो सी ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जब ये चीज़ अंग्रेज़ों ने ऑब्जर्व की कि वहाँ से हमें चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ से हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसका एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, पहली बार शुरुआत की एक लिबरल पॉलिसी की। उन्होंने पहली बार शुरुआत की एक लिबरल पॉलिसी इन द सेंस कि चलो ठीक है, इंडिया में भी अब हम कह देते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाए, इंडिया में भी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। फाइन, देन so they have this approach of having a liberal। हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं थे, हम जो जिसको उस दौर में ग्रेट वॉर कहा गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तब ये नहीं पता था ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होने वाला है, तो तब उसे ग्रेट वॉर कहा जाता था, तो हम उस ग्रेट वॉर का हिस्सा नहीं थे। हमको जबरदस्ती जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बनाया गया। हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि किस तरीके से 1939 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ, तो एंड व्हेन इंडिया वाज अगेंस्ट the will, India was taken or made the part of the World War II without taking consent of the Indian leaders. You will see that the Indian ministries resigned. थोड़ी सी प्रॉब्लम आई क्योंकि जापान की एंट्री हो गई थी। जापान या हम कहें एशिया में सबसे पहले कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वो जापान में आया, और जापान भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हो गया। इंडिया को भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़बरदस्ती खींचा गया। थिंग्स वर नॉट इन फेवर, बट दीज थिंग्स वर शॉर्ट लिव्ड। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। उसकी वजह यह थी कि 1929 ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ, या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में या उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो कैपिटल लगा वो इंडियंस का था। इसलिए एक्सटर्नल इम्पैक्ट इस वक्त उतना ज़्यादा नहीं पड़ा जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो दुनिया में जो है उथल पुथल मची है तो हमारी इंडस्ट्रीज खराब होंगी। ऐसा नहीं हुआ, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या जो हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटल 1929 या 1930s और 1940s में लगा, वो लार्जली इंडियन था, ब्रिटिश कैपिटल नहीं था। ब्रिटिश कैपिटल होता तो उठा के ले जाते। And this is why the industrialists of that time are always respected in Indian economy. The Tatas, Bajaj, Sarabhais, they all are respected. The reason is that कि हम एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप कर रहे थे जहां पर प्राइवेट सेक्टर शायद अगर वो ये लोग इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करता, और पब्लिक सेक्टर तो था नहीं। सो दैट इज वाई देन इम्पैक्ट वॉज सीन, और इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखने लगे कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो इंडियन ओन्ड कैपिटल पर रन कर रही थी, और इसका इम्पैक्ट हमें दिखने लगा। फॉर एग्जांपल 1941 में वी हैड दिस हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज, इसकी शुरुआत होती है। उसके अलावा 1942 बैंगलोर में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, मेटल फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। एंड अब हम वो कॉटन, पेपर, शुगर, टी से आगे बढ़ के कहाँ जाना शुरू हमने किया है, अब हम हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे थे। अब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे थे। एंड लकीली एंड थैंकफुली दिस स्टार्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस। इसका बेनिफिट हमें ये मिला कि जब देश आज़ाद हुआ, जब मुल्क आज़ाद हुआ, तो हमने देखा कि किस तरीके से ये जो बॉटलनेक्स थे, जिसकी कोशिश कर जो भी एडवर्सरीज थी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा।
इम्पैक्ट जो हमें सबसे खतरनाक पड़ा इस पूरे इंडस्ट्री, मतलब एक अच्छा पेस, आपको अब तक की कहानी सुन के लगा होगा कि एक अच्छे पेस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा है, हम मुश्किलों से भी लड़ रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक अच्छे पेस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन फिर आता है हमारे हिस्ट्री का सबसे दुखद और सबसे भयावह चैप्टर, एंड दैट इज पार्टीशन, विभाजन। विभाजन ने सब कुछ चेंज कर दिया। पार्टीशन चेंज्ड एवरीथिंग। खास तौर पे जो कॉटन इंडस्ट्री थी और जो जूट इंडस्ट्री थी, जो कॉटन और जूट इंडस्ट्री थी, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। फॉर एग्जाम्पल 40% ऑफ द कॉटन एंड 80% ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग ट्रैक्ट्स दे वेंट टू पाकिस्तान। कॉटन और जूट प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान में चला गया। एंड अब मुल्क आज़ाद हुआ, लेट्स से एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी वो लार्जली कंज्यूमर गुड्स पे डिपेंडेंट थी। दो तरीके के गुड्स होते हैं, दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। एक हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। हम कंज्यूमर गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं। कैपिटल गुड्स की जब हम बात करते हैं या इंटरमीडिएट गुड्स की हम बात करते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो किसी और गुड्स किसी और उसके डेवलपमेंट में प्रोडक्शन में जो है फर्दर गुड्स के प्रोडक्शन में काम आते हैं। अब 1947 में 1947 एज इन एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंडीशन या हमारा सिचुएशन ये थी कि हमारी इकोनॉमी या हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, इंडियन इंडस्ट्रीज, दे वर लार्जली डोमिनेटेड बाय कंज्यूमर गुड्स। इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, चाहे वो कॉटन हो, शुगर हो, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स थे और जो कैपिटल गुड्स थे, या इंटरमीडिएट गुड्स या कैपिटल गुड्स हम जिसे कहते हैं, उनका प्रोडक्शन या उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो था। हम ये नहीं कहेंगे नहीं था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, और लेकिन वो लिमिटेड थी, वो स्लो थी। सो आज़ादी से पहले कुछ ये कहानी थी हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और उसके बाद देश आज़ाद होता है। देश आज़ाद होने के बाद बहुत बड़े विजनरी लीडर्स हमें मिले जिन्होंने हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिज़ाइन किया। कुछ गलतियां हुई, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में, एक आज़ाद भारत में, एक आज़ाद लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, वो देखने की बात है। वो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और व्हाट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। And to this, we start with the Industrial Policy Resolution of 1948. We talk about Industrial Policy Resolution 1948. Now, the basic objective or the basic aim of this industrial revolution, industrial policy resolution of 1948, वो ये था, was to define the role of state. Was to define the role of state. ये तय करना था कि जो भारत सरकार है या जो सरकार है उसका क्या रोल होगा इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में।
क्या उसका रोल होगा एज एन एंटरप्रेन्योर या उसका रोल होगा एज एन अथॉरिटी? दो सवाल थे कि या whether the state will act as an entrepreneur or the state will act as an authority for industrial development. उस वक्त के लीडरान ने कहा, उस वक्त की पॉलिसी ने कहा that no, we will act as both, we will act as both, यानी कि हम जो है सरकार का जो रोल होगा, जो स्टेट का रोल होगा, वो एंटरप्रेन्योर का भी होगा और वो अथॉरिटी का भी होगा। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रीज थी उनको 4 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड किया। was divided into 4 मेजर सेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले उन्होंने रखा स्ट्रैटेजिक। सबसे पहला सेक्टर क्या रखा? स्ट्रैटेजिक सेक्टर। जब हम स्ट्रैटेजिक सेक्टर की बात करते हैं, मतलब ये वो सेक्टर था जो कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर के हाथों में था। मींस चाहे वो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहां पर क्या थी? पब्लिक सेक्टर मोनोपोली। मतलब ये वो सेक्टर्स थे जिनको ओपन नहीं किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आ जाता था आर्म्स एंड एमिनेशंस, इसमें आ रहा था एटॉमिक एनर्जी, इसमें आ रहा था रेल ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स। इनको क्या किया? इनको ओपन अप नहीं किया गया। किसके लिए? इनको ओपन अप नहीं किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। उनका नहीं। यहां पर ये जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, इसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल, इसके ऊपर कंप्लीट जो रोल है वो किसका रहेगा? वो हमारा रहेगा, एज एन स्टेट का रहेगा। दूसरा उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, इट वाज ऑन बेसिक इंडस्ट्रीज। इन्हें की इंडस्ट्रीज भी कहा गया, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। जब हम की इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मींस दिस वाज पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। यहां मेजरली पब्लिक सेक्टर होगा, थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील शिप मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके की चीजें विच आर टू बी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये वो जॉइंट कोलैबोरेशन था। ये वहाँ पर, यहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर अलाउड था, लेकिन यहाँ मेजर रोल किसका था? मेजर रोल था, मेजर रोल किसका होगा? मेजर रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ मेजर रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन थर्ड कैटेगरी दैट दे केम अप was important industries. Next उन्होंने क्या कहा? There will be important industries. This was, जैसे ये क्या था? ये पब्लिक सेक्टर मोनोपोली थी। कौन सा? स्ट्रैटेजिक सेक्टर। बेसिक इंडस्ट्रीज को क्या कहा? पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को ये कहा गया दैट these are industries which are of controlled private sector. इसे क्या कहा गया? कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। जनरली इट विल बी ओपन अप टू द प्राइवेट सेक्टर, ये सारा प्राइवेट सेक्टर देखेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट in consultation with the state government will have a general control over them. Overall control आप करो, आप फ्रीली करो, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है? अल्टीमेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, विद इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज जो इन्होंने कहा, उसको कहा गया अदर इंडस्ट्रीज। बेसिकली जो इन तीनों में नहीं आ रहा था, और फॉर एग्जाम्पल जो प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्रीज थी, वो कहाँ आई? वो कहाँ कैटेगराइज हुई? वो यहां पर हुई इन दिस फोर्थ वन, दैट इज अदर इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले क्या किया गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन था 1948 का, उसमें सबसे पहले ये तय किया गया कि सरकार का रोल क्या होगा इस पूरे प्रोसेस में। क्या सरकार सिर्फ एक फैसिलिटेटर बन के रह जाएगा, या सरकार
का जो रोल होगा वो एक एंटरप्रेन्योर का होगा। यहाँ पर दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि उन्होंने कहा नहीं, वी आर ऑप्टिंग फॉर व्हाट, वी आर ऑप्टिंग फॉर अ मिक्स्ड मॉडल, वी आर ऑप्टिंग फॉर अ मिक्स्ड मॉडल, जहां पर हम अथॉरिटी भी हैं और हम एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो दिस वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। लेकिन 1951 में 1951 में व्हाट वी सॉ वाज द प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया। 5 ईयर प्लान की शुरुआत होती है 1951 में, और वहां पर एक चीज होती है। पहला 5 ईयर प्लान जो था उसका फोकस जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था और इट डिड वेल। पहले 5 साल जो हमारे प्लानिंग के थे, पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1951 से लेके 1956 तक, वो हमारा फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरा 5 ईयर प्लान जो है उसमें हमारा फोकस हो जाता है इंडस्ट्री के ऊपर। और यहाँ पर 1956 में जब दूसरे 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया इंडस्ट्री के ऊपर, तो हमें एक नए इंडस्ट्रियल, अब वो 10 साल पुरानी बात हो गई, 1948 लगभग, और अब हम लेके आए, जो सरकार जो है एक नए स्टेटमेंट के साथ आई, एक नए कहना चाहिए कि पॉलिसी के साथ आई, एंड दैट केम टू बी नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1956। Industrial Policy Statement 1956. This is known as the Economic Constitution of India. इसे क्या माना जाता है? उसको माना जाता है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई 1991 तक, जब तक हमारी 1991 तक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई, मोर और लेस यही इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन या जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था, यही रहा गाइडिंग प्रिंसिपल सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ पर हमने किसकी शुरुआत की? हमने शुरुआत की स्टेट कैपिटलिज्म की। हमने शुरुआत की स्टेट कैपिटलिज्म की। पहली चीज। स्टेट कैपिटलिज्म की। इस प्रोसेस में, इस इंडस्ट्री पॉलिसी स्टेटमेंट में जो हमारा फोकस था, इट वाज ऑन नीड टू एक्सपैंड द पब्लिक सेक्टर। और फर्स्ट थिंग वी सेड, नीड टू एक्सपैंड public sector. This is what we wanted to do, and at the same time we wanted to go for to build up a large and growing cooperative sector. Build up a cooperative sector and to encourage separation. तो पहली चीज क्या कही कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, अब हम क्या, यहाँ हम एक्सप्लिसिटली बात कर रहे थे स्टेट कैपिटलिज्म की। हमने कहा कि हमें इस स्टेट कैपिटलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हमारे जो प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, ज़रूरत है कि हम उसको कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या करें, कोऑपरेटिव सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा दें और सेपरेट करें दो चीज़ों को इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इन प्राइवेट कंट्रोल। हमको दो चीज़ों को सेपरेट करना होगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। हमें सबसे पहले सेग्रीगेट और सेपरेट ओनरशिप
एंड मैनेजमेंट। हमें इन दोनों चीजों को अलग करना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा था, देयर वाज अ राइज ऑफ मोनोपोलीज एंड वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट rise of monopolies. We have to restrict rise of monopolies. एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये इतना इंपॉर्टेंट एक तरीके से फ्रेमवर्क रहा, जिसने जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल रहा या जो एक गाइडिंग फ्रेमवर्क रहा हमारी सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए 1991 तक। ये इसके बाद ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लेके कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन लार्जली जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो इन्हीं ग्राउंड्स पे चल रही थी। यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ने क्या किया, जितनी इंडस्ट्रीज थी उनको 4 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बांटा। इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड into 3. They classified industries into 3, as in Schedule A, Schedule B, Schedule C. इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1956 ने इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा। दैट इज शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में जो है देयर वर 17 इंडस्ट्रीज, देयर वर 17 इंडस्ट्रीज जो कि शेड्यूल ए में थी, विच वाज एक्सक्लूसिवली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये जो 17 इंडस्ट्रीज थी जिनको शेड्यूल ए में लिस्ट किया गया, दीज वर exclusively the responsibility of the states और out of this 4 इन 17 से में भी 4 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, नेमली आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहला, दूसरा योर एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट and air transport. What they said, शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्रीज होंगी, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज होंगी। उन 17 में से ये जो 4 हैं, कौन कौन सी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये एक्सक्लूसिवली किसकी होंगी, ये होंगी एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की। बाकी जो इंडस्ट्रीज इसके अलावा होंगी, दैट विल बी ग्रोन बाय, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो 4 हैं आउट ऑफ दी 17, दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन बाकी बची हुई जो इंडस्ट्रीज हैं, बाकी बची वो 13 इंडस्ट्रीज हैं, वो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो जिम्मेदारी होगी स्टेट गवर्नमेंट की। फिर उन्होंने कहा शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में इट वाज सेड दैट देयर विल बी 12 इंडस्ट्रीज, देयर विल बी 12 इंडस्ट्रीज इन शेड्यूल बी, और इट वाज ओपन टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इन कहा गया कि ये जो 12 इंडस्ट्रीज होंगी ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन होगी, लेकिन these were progressively state owned, मतलब दोनों के लिए ओपन होंगी, लेकिन अपर हैंड किसके पास रहेगा, स्टेट के पास रहेगा। अपर हैंड किसके पास रहेगा, अपर एंड रहेगा स्टेट के पास। देन शेड्यूल सी, whatever is not included in schedule A and schedule B will be classified under schedule C. Whatever is not included in schedule A and schedule B will be classified under schedule C. दिस वॉज ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। ये शेड्यूल सी किसके लिए ओपन था, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन था, लेकिन स्टेट के पास ये राइट था कि वो किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें शुरू कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लार्जली इट वॉज ओपन अप टू दी private sector, largely it was open up to the private sector, schedule C, but state has this right that it can undertake any type of industrial production. This was schedule C. Okay, now this industrial policy resolution, और बीच में फिर हमने देखा कि 1964 नेहरू डाइड,
और उसके बाद शास्त्री जी का एक शॉर्ट पीरियड आता है और देन इंदिरा गांधी पीरियड की। दैट वाज द टाइम जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होता है। दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज रियलाइज कि ये जो हमारी पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट नहीं कर रही हैं टू द कॉमन मैन, चाहे वो बैंकिंग को लेके हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके हो। और बहुत ज़्यादा जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है विच इज़ लीडिंग टू मोनोपोलीज, which is leading to monopolies. And in order to curb that, an act was brought in that was called as MRTP Act, that is Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. MRTP Act, that is Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन चीज़ों को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो मोनोपोलीज जनरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस मेकर बनता जा रहा है, मोनोपोलीज आ रही हैं। मोनोपोली इज नेवर फेवर्ड इन अ वेलफेयर इकोनॉमी, एंड दिस this act was drafted on the recommendation of Dutt Commission. दत्त कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये एक्ट बनता है, और इस एक्ट में तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है। पहली चीज़ थी मोनोपोलीज और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या डिफाइन किया गया? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये उन ट्रेड प्रैक्टिसेस को कहा गया जिन्होंने, वो ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि मार्केट में एक अनड्यू अब्यूज क्रिएट करती हैं, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर कोई कंपनी, कोई प्रोडक्शन हाउस इतना पावरफुल हो जाता है या उसका मार्केट शेयर इतना बढ़ जाता है कि वो मार्केट की कंडीशंस को अब्यूज करना शुरू कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पावर, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस नॉट अलाउड इन इंडिया। It was very strict, it was very clear कि ये नहीं करने देंगे हम आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने का कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट की कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करोगे। आप मार्केट की कंडीशंस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उसके अलावा दूसरी चीज जो इसने डिफाइन की, एंड दैट वाज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस एक्ट ने एक और चीज डिफाइन की, एंड दैट वाज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब था चाहे कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो, रिप्रेजेंटेशन हो, फॉल्स क्लेम हो, एडवर्टीजमेंट हो, सेकेंड हैंड गुड को न्यू बना के बेचना हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इन एनी फॉर्मेट हो, एंड समवन इज सेइंग फॉल्स एफिलिएशन, फॉल्स स्पॉन्सरशिप। मतलब उन सारी चीज़ों को जिसको आप मिसलीडिंग या फॉल्स मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स क्लेम कहते हैं, दे वर ऑल कैटेगराइज्ड अंडर दिस अनफेयर trade practice. And then third one, which was categorized here or which was defined here, the restrictive trade practices. Restrictive trade practices. यहां पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब ये था कि अगर कोई अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है जहां पर वो कैपिटल के फ्लो को रोक रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है द फ्लो ऑफ मनी और द फ्लो ऑफ कैपिटल और द फ्लो ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी, दे विल बी डेल्ट विद द लॉ। उन्होंने कहा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तीन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये एक्ट रहा विथ मल्टीपल अमेंडमेंट्स टिल 2002 जब कंपटीशन एक्ट आया। मीन्स दिस एक्ट वॉज रिप्लेस्ड एंड रिपील्ड बाय दिस एक्ट। अभी द गवर्नमेंट हैज, प्रेजेंट गवर्नमेंट
ने पार्लियामेंट में इस कंपटीशन एक्ट में भी कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं. इट इज़ स्टिल इन द बिल स्टेज, अभी पास नहीं हुआ है. जब पास हो जाएगा या किसी और वीडियो में हम जो कंपटीशन एक्ट में जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जो उसमें अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, हम उसकी बात करेंगे. लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1969 में MRTP एक्ट आया और इसने क्या किया, इट replaced and repealed this MRTP Act was replaced and repealed. और यहाँ पर जो तीन चीज़ें समझने की हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसे कहा गया, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस किसे कहा गया और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस किसे कहा गया, दैट वी आर डीलिंग हियर. फाइन. देन ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का फेज था. उसके बाद इमरजेंसी आई और 1977 में हमने पहली बार देखा कि देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, द जनता गवर्नमेंट. अब जाहिर सी बात है वो जब आए तो उन्होंने अपनी एक छोटा सा, उनका ड्यूरेशन बहुत कम था और वहाँ पर उन्होंने 1977 में ही एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट वो लेके आए एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977. इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977. और क्योंकि जनता गवर्नमेंट थी, जनता वाज द कोर वर्ड, तो यहां पर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट का जो मेन थ्रस्ट था या जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट वाज ऑन प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. इसका जो मेन थ्रस्ट था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इट वाज प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. और यहां पर इन्होंने क्या किया, ये जो स्मॉल सेक्टर था, ये जो स्मॉल स्केल सेक्टर था, इसको इन्होंने तीन हिस्सों में बांटा. दिस स्मॉल सेक्टर गॉट क्लासिफाइड इनटू थ्री. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, स्मॉल सेक्टर को तीन हिस्सों में बांटा, तीन उसमें बांटा. नंबर वन वाज हाउस होल्ड. उन्होंने क्या कहा, वो इंडस्ट्रीज वो जहां पर हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर में बांटा. दूसरा टाइनी इंडस्ट्री, तीसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. क्योंकि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री ही जो है इनका मेन थ्रस्ट था. एंड इन्होंने भी कहीं ना कहीं उस चीज को कि मोनोपोलिस्टिक जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, वो कहीं इन्हें ना खा जाएं, इसलिए इन्होंने भी उन बिग बिजनेस हाउसेस के ऊपर क्या किया, इन्होंने भी उस बिग बिजनेस हाउसेस के ऊपर एक तरीके से रोक लगाई कि आप बिजनेस करो, लेकिन हम आपको इंक्रोचमेंट, हम आपको प्रेडेटर नहीं बनने देंगे, जिससे कि आप जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो जो है इन छोटे इनको जो है वो ओवरटेक कर लें या इनको ख़त्म कर दें. ऑल्सो अगर आप 1970s की हिस्ट्री देखें, इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ डिकेड्स ऑफ 1970, यू विल रियलाइज दैट वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लेबर अनरेस्ट था, वर्कर अनरेस्ट था. जेपी आंदोलन की आप बात करें या आप रेलवे स्ट्राइक्स की बात करें, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स की बात करें, एक बहुत अजीब सा एक ऐसा कहना चाहिए कि रोल जो स्टेट में था या जो पूरे देश में चल रहा था, वो ये था कि ट्रेड यूनियंस, रेलवेज और ये सब सेटिस्फाइड नहीं थे, बहुत सारे उनके इश्यूज थे. और तो इन्होंने क्या किया, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1977 में दे सेड दैट वी विल इंक्रीज द रोल ऑफ लेबर एंड वर्कर in management. Increase the role of labor and worker in management. मतलब शॉप से लेके बोर्ड लेवल तक, शॉप से लेके बोर्ड लेवल तक क्या होगा, दे विल बी ए जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है. सो बेसिकली आप देखेंगे तो इनका इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 का जो इम्पैक्ट रहा वो किस पे रहा, वो रहा ऑन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड लेबर अनरेस्ट को कम करने के लिए और लेबर रिफॉर्म्स को, लेबर जो पार्टिसिपेशन है या जो वर्कर पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, उसको बढ़ाने की तरफ. एंड देन वी कम टू
the mighty period in the history of India, and that is industrial policy or new industrial policy of 1991 or economic reforms of 1991. New industrial policy 1991. New industrial policy 1991. Popularly known as the LPG reforms, liberalization, privatization, globalization. इससे पहले कि अब 1990 तक की हालात ये हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो ओपन नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक सेक्टर का जो है बहुत बड़ा एक रोल है, पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए शेयर है इन दीज थिंग्स। उसके अलावा जो the whole economic system or the system is dominated by the license raj and the quota system. license मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। कोटा सिस्टम ये होता था कि अगर आपको एक बार को लाइसेंस मिल भी जाता है, मान लीजिए आपको लाइसेंस मिल भी गया, अगर आपको एक बार को लाइसेंस मिल भी जाता है तो आप के पास एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां आपको प्रोडक्शन पे रेस्ट्रिक्शन रहेगा, आप इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपको कोटा अलॉट होगा। मान लो 4 लोगों को कपड़ा बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है, 4 कंपनीज को कपड़ा बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है, तो हर कंपनी का एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा, तुम इतना ही प्रोड्यूस करोगे, तुम इतना करोगे, तुम इतना करोगे, तुम इतना करोगे। देन इस तरीके की पॉलिसीज अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हुए जो हमें 1991 के क्राइसिस में लेके आते हैं, और उस क्राइसिस से निकलने के लिए उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर एंड लेटर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो केम अप विथ new policies, what we call as the LPG reforms, that is liberalization, privatization and globalization. हमें यहाँ पर दो चीज़ों की बात हम करेंगे, लिबरलाइजेशन की बात करेंगे और प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे, जो कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मेन थीम थी। सबसे पहले जो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मोटिव था या जो सबसे पहला एम था, दैट वाज डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब पहले जो वो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया। आज के टाइम पे आई गेस देयर आर ओनली 2 इंडस्ट्रीज, वन इज़ एटॉमिक एनर्जी, अनदर इज़ रेलवे ऑपरेशंस, विच इज़ ओपन अप, विच इज़ नॉट ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और एल्स सारे सेक्टर्स को ओपन कर दिया गया है। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस अब 2 ही ऐसे सेक्टर्स बचे हैं जो एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के हैं। मतलब यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत हुई, यहाँ से शुरुआत हुई डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर की, कि जो चीज़ें पहले सिर्फ एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए पब्लिक सेक्टर के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी, रिजर्व थी, उन सारी चीज़ों को ओपन अप कर दिया किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। फिर डी लाइसेंसिंग, हम डी लाइसेंसिंग की जब बात करते हैं हम डी लाइसेंसिंग की जब बात करते हैं तो बेसिकली पहले हर, जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया इस टॉपिक के, कि हर छोटी से बड़ी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। यहाँ पर क्या किया गया, ये लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस। सो डी लाइसेंसिंग वाज डन, एक्सेप्शन, डी लाइसेंसिंग एक्सेप्ट, डी लाइसेंसिंग एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इसके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा जो स्पेसिफाइड हजार्डियस केमिकल्स हैं और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, सो स्पेसिफाइड हजार्डियस
chemicals, industrial explosives, इसके लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, इसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है. सिगार्स, सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. सिगार्स, सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इनके लिए किसकी ज़रूरत होगी? इनके लिए ज़रूरत होगी लाइसेंसिंग की. इसके अलावा सारी चीज़ों को लाइसेंस फ्री कर दिया गया है. इंडस्ट्रियल लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है. आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यू जस्ट can go through the normal procedure and start producing as much as you want and as much you have capacity. This is what liberalization is. And then we went for liberalization of foreign investment. एक और चीज़ जो हमने की, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर इंडस्ट्रियल कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था तो कैपिटल की ज़रूरत थी, और इंडिया में ऑफ कोर्स कैपिटल इतना नहीं था. तो हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत थी, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी. और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को liberalized किया गया in the form of FDI and FII. So liberalization of foreign investment. Liberalization of फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया. इवन ये तक अलाउ कर दिया गया कि अब कोई फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में एक मेजॉरिटी स्टेक ले सकती है. एफडीआई एंड एफआईआई को प्रॉपरली जो है इन चीज़ों में किया गया. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that was done, and that is in the phase of privatization, and that was disinvestment. And that was disinvestment किया गया. डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब ये है कि जो भी सरकारी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा वापस ले लेना. हमने ये देखा कि जितनी, क्योंकि सरकार हर जगह इन्वॉल्व हो गई थी, वो सुई से लेके हवाई जहाज हर चीज़ बनाना चाह रही थी, तो ये देखने को मिला कि एफिशिएंसी नहीं थी और सरकारी तंत्र जिस तरीके से काम कर रहा था वो ऑब्सलीट हो गया था. मॉडर्न प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे तो मॉडर्न जो है मैनेजमेंट स्किल्स आ गई थी. वो प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड थे. लेकिन ऐसा कोई ज़ील या ऐसी कोई स्पिरिट जो है वो सरकारी इस तंत्र में नहीं दिख रही थी. तो सरकार ने ये फैसला लिया कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको हम उसमें से अपना स्टेक सेल आउट करेंगे ताकि प्राइवेट प्लेयर आए और उनकी एक्सपर्टीज के साथ मिलके हम क्या करें, हम इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को और इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो कि बीमार हैं, जो कि डेड हैं, उनको रिवाइव कर सकें. सो दिस लेड टू डिसइन्वेस्टमेंट. अगर सरकार जो है, तीन आप कैटेगरी ले सकते हैं. इफ 0 to not 0 एक्चुअली 1, वैसे डिसइन्वेस्टमेंट कितना भी कर रहे हैं दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन जनरली अगर 1 to 49% तक सेल ऑफ हो रहा है, इतना अब सरकार अपना स्टेक बेच रही है, हम उसे कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट. अगर 51% से लेके 99% तक ये कह रही तो हम इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन. क्योंकि जैसे ही सरकार ने अपना 51% स्टेक सेल ऑफ किया, वैसे ही उनकी ओनरशिप चली जाती है. लेकिन जनरली होता क्या है, आप जो इस में जो परसेंटेज रेशियो देखोगे वो होगा इधर इट इज़ 49% और इट इज़ 51% और इट इज़ 74%. फाइन, और इट इज़ 74%, मतलब या तो इससे कम होगा या मेजरली यही परसेंट होते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेक तो सेल ऑफ हो रहा है, 49% स्टेक सेल ऑफ करने में स्टेक तो चेंज हो रहा है, लेकिन ओनरशिप नहीं बदल रही. अभी भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर ये सेल हो गया, मान के चलिए, लिख देता हूँ. ये क्या हो गया, ये सेल हो गया. तो यहाँ पर ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, लेकिन स्टेक जा रहा है, किसी और का कंट्रोल भी होगा. 51% में क्या हो रहा है, ओनरशिप चेंज हो रही है. मतलब अब क्योंकि सरकार जो है इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं है, सरकार जो है इसमें एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं है. 74% इसलिए, सॉरी, 74% इसलिए क्योंकि कंपनी के
जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, उसको लेने के लिए किसी भी कंपनी में कम से कम 75% वोट्स की ज़रूरत होती है। मतलब सरकार यहाँ कह रही है मेजॉरिटी कंट्रोल आपका है, मेजॉरिटी कंट्रोल आपका है, लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते वक्त हम बोलेंगे। 26% अभी भी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो वो क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी डिसीजन लेते वक्त हम जो है वील हैव अ से, आप हमारी मर्जी के बगैर कोई मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं ले सकते। जनरली यू कैन रन। सो दिस इज द वेरियस परसेंटेजेस, और ये यहाँ से शुरू होता है द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। हम वाजपेयी जी की सरकार देखते हैं वहाँ पे, वहाँ से आपको एक प्रॉपर डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री का जो है रोल देखना शुरू होगा। एक प्रॉपर मिनिस्ट्री सेटअप होती है जिसको कहा गया विनिवेश मंत्रालय या डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। उसके अलावा एफडीआई की अगर हम जो बात कर रहे थे, वो इम्प्लीमेंट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कितने सेक्टर्स हैं इंडिया में जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई के दो रूट्स हैं, वन इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक रूट, अनदर इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट रूट। दो रूट है जिससे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आता है। ऑटोमेटिक रूट में परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, सरकार एक तरीके से प्री परमिशन दे रखी है कि इतना, मान लीजिए 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट अगर है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वहाँ पर आप कहोगे कि ठीक है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर एक हद तक सरकार ने कहा है, मान लीजिए अप टू 40% आपको ऑटोमेटिक रूट है एंड अप टू 75% आपको थ्रू गवर्नमेंट रूट है। मतलब अगर आप 40% तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉरेन की कंपनी आएगी इन्वेस्ट कर देगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, अप टू 75% है, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। सवाल यही था कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि इंडिया में हमारे ऐसे कितने सेक्टर्स हैं जिसमें 100% एफडीआई अलाउड है। एग्रीकल्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम है, इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ऐसे कितने सेक्टर्स हैं जिसमें 100% एफडीआई अलाउ है? मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। और एक चीज़ जो कहना चाहिए कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की थी, जो हमने पहले भी बात की, हम उसको भी फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि यहाँ पर हेल्दी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर करने के लिए कंपटीशन एक्ट को लाया गया, बाद में लाया गया, ऑल्दो कंपटीशन एक्ट वाज ब्रॉट इन 2002, अमेंडेड 2007। और इसने क्या किया, इसने जो हमारा पुराना एमआरटीपी एक्ट था उसको रिप्लेस किया। विल टॉक अबाउट दैट इन अ डिफरेंट वीडियो, जहाँ जो अभी रिसेंट कुछ मंथ्स पहले जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं कंपटीशन एक्ट में, हम उनकी बात करेंगे। अब ज़रूरत पड़ी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनको किस तरीके से एफिशिएंट बनाया जाए और उनको कैसे इस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में बड़ा किया जाए, कैसे उनको ग्लोबलाइजेशन के इस एरा में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। देन सरकार केम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस, जो कि वो पब्लिक सेक्टर, एक तो कहा कि जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई, डेड हो गई, उनको तो डिसइन्वेस्टमेंट में डाल दो। लेकिन एक जगह उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमको जो हम ऐसा नहीं है कि हम 100% सेल 100% जो है वो स्टेक आउट कर रहे हैं, स्टेक अपना सेल आउट कर रहे हैं। हम कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम रखेंगे और हम क्या करेंगे, हम उनको बेहतर बनाएंगे। और इसलिए सरकार ने जो है वेरियस स्टेटस प्रोवाइड करना शुरू किया इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, कॉमनली नोन एज द मिनी रत्ना, द महारत्ना एंड द नवरत्ना स्टेटस, ये इन्होंने देना शुरू किया। इसका क्राइटेरिया क्या है? लेट अस सी दैट। सो नाउ विल सी कि किस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको सरकार ने अलग अलग स्टेटस, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू किया। द बेसिक पर्पस वो ये था कि ये ग्रो करें, इनको इंसेंटिव्स दिए जाएं और
इनको एक लेवल तक ऑटोनॉमी दी जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारे सिस्टम का फ्लॉ था वो था रेड टेपिज्म। हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है प्रोसीजरल डिले होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कंपनीज कई बार उनको सही समय पे सही फैसला लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन ऊपर से क्लियरेंस नहीं है, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, तो वो जब टाइम निकल जाता है तो ज़रूरत इस चीज़ की महसूस हुई कि इन कंपनियों को ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा ऑटोनॉमी दें। तो सरकार ने जो है सरकार ने जो है इन कंपनीज को 3 स्टेटस, या बेसिकली कहा जाए तो 4 स्टेटस ग्रांट करना शुरू किया। पहला है मिनी रत्ना 1 कैटेगरी। मिनी रत्ना 1 कैटेगरी वो कैटेगरीज हैं, उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दिया गया जिन्होंने पिछले 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट किया हो, जिन्होंने 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट किया हो, और किसी भी एक साल में इनमें से, इन 3 में से किसी भी एक साल में जो उनका नेट प्रॉफिट है उसकी वैल्यू 30 करोड़ रुपीस से ज़्यादा हो। जो उनकी नेट वैल्यू है, उसकी नेट प्रॉफिट है, वो 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। और अगर किसी को ये कैटेगरी 1 मिनी रत्ना स्टेटस मिल जाता है तो ये अपना खर्चा कर सकते हैं अप टू 500 करोड़ रुपीस, 500 करोड़ रुपीस और इक्वल ऑफ देयर नेट वर्थ विच एवर इज लोअर। जो भी उनकी, या तो उनकी नेटवर्थ या 500 करोड़ रुपीस, जो भी दोनों में से कम होगा उसके बराबर का खर्चा वो कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मिनी रत्ना 1 कैटेगरी क्या हुई? वो जिनको जो पिछले 3 साल से जो है प्रॉफिट कमा रही हैं, और पिछले 3 साल से जो है प्रॉफिट कमा रही हैं, और उनकी जो किसी एक साल में जो उनका प्रॉफिट है वो 30 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है, उनको क्या मिलेगा? उनको ऑटोनॉमी मिलेगी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिएगा यहाँ जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कितने वैल्यू तक का? या तो 500 करोड़ रुपए तक का, या अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो उतने का, मीन्स 500 करोड़ रुपीज और देयर नेटवर्थ विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। देन कैटेगरी 2 मिनी रत्ना की अगर हम बात करें तो पहली चीज दैट दे हैव मेड प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years continuously and should have a positive net worth। तो इनकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और इन्होंने पिछले 3 साल तक जो है प्रॉफिट जनरेट किया हो। तो क्या होगा? इनको ऑटोनॉमी मिलेगी। इनको ऑटोनॉमी मिलेगी किस चीज की? कि ये they can invest up to 1000 crore rupees or 15% of their net worth on a single project। कि एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कितने तक का? 1000 करोड़ रुपीस तक का, या उनकी नेट वर्थ के 15% के इक्विवेलेंट का, विदाउट सीकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। 1997 में they started granting this नवरत्ना स्टेटस। अब नवरत्ना स्टेटस के लिए जो क्राइटेरिया था, नवरत्ना स्टेटस उन कंपनीज को कहा गया, सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास जो है मिनी रत्ना स्टेटस होना चाहिए। मिनी रत्ना वो कैटेगराइज होनी चाहिए, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और एक क्राइटेरिया तय किया गया। उस क्राइटेरिया में डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए गए, पैरामीटर सेट किए गए, जैसे नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, मैन पावर कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। इन सारी चीज़ों के क्राइटेरिया को अलग अलग वेटेज दिया गया। द फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। और कहा गया कि आपका स्कोर इन पैरामीटर्स के बेसिस पे वेटेज दिया जाएगा, उस पर कैलकुलेशन होगा, और उस कैलकुलेशन में जो उस कंपनी का स्कोर होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? कम से कम 60 होना चाहिए, तब जाके उसे ये नवरत्न स्टेटस मिलेगा, तब जाके उसे ये नवरत्न स्टेटस मिलेगा। तो मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, फिर अपग्रेड होके कहाँ आएगी कंपनी? अपग्रेड होके आएगी नवरत्ना में, और नवरत्ना से अपग्रेड होके कहाँ जाएगी? महारत्ना में। दिस वाज स्टार्टेड इन 2011। पहली चीज कि इस महारत्ना, मतलब ये नवरत्ना से भी बड़ा, इस स्टेटस पे आने के लिए किसी भी कंपनी का जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? एवरेज टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इट्स बिग। दूसरा, उनकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो एवरेज एनुअल नेटवर्थ शुड बी 15,000 करोड़ और मोर, एंड नेट प्रॉफिट
should be 5,000 crore rupees प्लस इन द पास्ट 3 years. पिछले 3 सालों में इनका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो भी एवरेज प्रॉफिट 5,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए. अगर ये स्टेटस मिल जाता है तो दे वुड नॉट रिक्वायर टू टेक अ परमिशन अप टू हाउ मच 5,000 करोड़ रुपीज इन अ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट और अ होली ओन्ड सब्सिडरी. मतलब वो अपनी नई सब्सिडरी स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं. आपसे सवाल ये है कि कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितनी कंपनीज हैं जिनको नवरत्ना और महारत्ना स्टेटस दिया हुआ है. आई जस्ट वांट द नंबर बिकॉज नाम लिखने जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लिस्ट. एंड दिस इज हाउ. तो अब इससे क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन, एक इंटरनल हेल्दी कंपटीशन जो है वो जनरेट हुआ. कहाँ पर? ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनीज थी, यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपटीशन जो है वो जनरेट हुआ ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें, ताकि उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल सके और वो ज़्यादा काम कर सकें. और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी हमारे पब्लिक पीएससीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिव बनेंगे, वो ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिव बनेंगे. सो दिस वाज अबाउट द मिनी रत्ना, द नवरत्ना एंड द महारत्ना पीएससीज. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी इस स्टेज पे पता होनी चाहिए, एंड दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इट इज अ कंपोजिट इंडिकेटर. पहली चीज, कंपोजिट इंडिकेटर का मतलब है, अब हमें ये देखना है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कितना है, कितना ग्रो कर रहा है, क्या मल्टीपल सेक्टर्स की वजह से ग्रो कर रहा है या किसी एक सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है. इन सारी चीज़ों को स्केल अप करने के लिए, देखने के लिए, मेजर करने के लिए वी हैव दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. व्हाट यू हैव टू नो दैट इसको CSO which is now known as NSO ये कैलकुलेट करता है. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले था, अब इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है. ये इसको कैलकुलेट करता है, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI के अंडर आता है. एट प्रेजेंट इन्होंने जो बेस ईयर लिया हुआ है वो 2011-12 का लिया है. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी आया भी है, यहाँ से क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी है प्रीलिम्स में खासतौर पे, वो ये दैट IIP ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज. IIP 8 कोर इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि हम जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% वेटेज रखती हैं, पूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% इन 8 इंडस्ट्रीज से आता है, उनको भी हम एक अलग से IIP 8 कोर इंडस्ट्रीज का देखते हैं कि इनके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर चंक है. इसमें जो वेटेज है सबसे ज्यादा, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर. और यहाँ से बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोडक्शन, या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका थर्मोमीटर है. ये बताता है कि कब प्रोडक्शन ज़्यादा है, कब कम है, किस सेक्टर में ज़्यादा है, किस सेक्टर में कम है, कैसी पॉलिसीज़ हमें चाहिए. सो जितना कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके जो भी मेजर लिए जाते हैं वो इस IIP और ख़ास तौर पे इस IIP 8 कोर सेक्टर्स को लेके देख के दिए जाते हैं. देन जस्ट द लेटेस्ट फिगर, ये सितंबर 2022 तक का है कि हमारे ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या जो है वेटेज है. जैसे आप देख सकते हैं ये वेटेज है, दिस इज योर IIP 8 कोर इंडस्ट्रीज, और ये ग्रोथ रेट है, दिस इज ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कि हमारा ग्रोथ रेट कहाँ है. सितंबर में हमने देखा कि हमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में नेगेटिव जो है वो ग्रोथ रेट है, बाकी इट्स ऑल पॉजिटिव. ये वेटेज है. कई बार क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरीके से आ सकता है कि आपको इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो 8 कोर इंडस्ट्रीज में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, समथिंग लाइक दैट. क्वेश्चंस का लेवल इतना ही बेसिक होता है, ये ध्यान रखिएगा. अगर आप बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल गेट सिलेक्टेड. सिलेक्शन जो खास बड़ा हर्डल है वो प्रीलिम्स है, मेंस उतना बड़ा हर्डल नहीं है. एक सिंसियर, एक
एक सिंसियर कैंडिडेट के लिए मेंस इतना बड़ा हर्डल नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है। दैट इज़ आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत हैवी पढ़ना है, वो हैवी डोज लेते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक हैवी डोज तब लेंगे जब पहले एक लेवल तो क्लियर करें, उसके बाद वाले के लिए वो हैवी डोज है। अभी बड़ा हर्डल है प्रीलिम्स, आप सब लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं जानता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से, सर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, उनके मेंस के आंसर बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट मी। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल कि कैसे उस चीज़ को उनके जो, क्योंकि हर स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट अलग है, हर स्टूडेंट की कमज़ोरियाँ अलग हैं, हर स्टूडेंट की डिमांड अलग है। ऑफ कोर्स हम आप में से हर किसी को 100% तो चीज़ें नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे सकता। आपको अगर ये लग रहा है कि दुनिया में सब आपसे खुश हैं, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो या आप इग्नोर्ड हो। आप कुछ लोगों को खुश रख पाओगे, कुछ को आप कभी खुश नहीं रख पाओगे, और उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो शायद कभी खुश रहना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें हर चीज़ में सिर्फ नुक्स निकालने की आदत है, उनको जाने दो, लीव देम। फॉर मी दे आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट, दे डोंट इवन एग्जिस्ट। बट हाँ, हम कोशिश ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स को एक जनरलाइज एक तरीका दें कि आप इसको, हाँ आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड ज़रूर करिए, बिल्कुल करिए। देखिए जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, एक जनरल चीज़ मिल जाती है ना, सबके पास कॉमन है, लेकिन हम फिर उसे अपने लेवल पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं। हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं कोई छेड़खानी नहीं करते, लेकिन हम उसमें चीज़ों को अपने हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं। यही सब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यही आपकी पढ़ाई के ऊपर एप्लीकेबल है। व्हाट आई एम टीचिंग हियर, किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा, रे सर जो है क्या पढ़ा दिया आपने। कोई कह रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो यूपीएससी में आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं आता है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यूपीएससी में नहीं आता तो आप फिर एग्ज़ाम को ही नहीं समझते हैं, आपको बहुत कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वेयर वी आर ट्राइंग टू गिव, जिनको आता है, जो ये फोकस बैच में है, आपको अगर इसमें से कोई चीज़ आती है आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको रिवाइज करिए। और जिनको नहीं आता उनके लिए तो खैर लर्न इट, क्योंकि याद रखिएगा नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता, कभी भी वेस्ट नहीं होता। आपको आज पढ़ी हुई चीज़ ना जाने कब काम आ जाएगी, यू डोंट नो। Because why I am trying to give a holistic view in this, because UPSC is a psychological war. आप में से कुछ लोग शायद इस एग्ज़ाम के नेचर को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है आपके एंड द अननोन के बीच। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ाई करने से ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको अपने अंदर आपके अंदर थोड़ा सा ना, दूसरों के पास, किसी के पास 100 लेवल का नॉलेज है, आपके पास 80 लेवल का नॉलेज चलेगा, आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए। तो एटीट्यूड के लिए मतलब सिर्फ 100% नॉलेज से काम नहीं चलेगा, 80% नॉलेज हो, 20% एटीट्यूड को नॉलेज के साथ कंबाइन करो, एंड देन यू विल कम इन फ्लाइंग कलर्स। So remember this, these are the very basic nature of questions that can come here in your examination, UPSC में ही आ सकता है। अब एक चीज़ और आ सकती है which is the initiatives taken by the government। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, मैं किसी लेक्चर में प्रोग्राम पॉलिसीज़ को अलग से कवर करूँगा, और उससे मुझे, क्योंकि आज ये वीडियो बन जाएगा, आज आप ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद अगर 2 महीने बाद अगर कोई नई स्कीम पॉलिसी आ गई तो वो चीज़ ऑब्सोलीट हो जाएगी। आई विल टेल यू द वे कि प्रोग्राम पॉलिसीज को कैसे डील किया जाए। यस, इंपॉर्टेंट ये नहीं कौन कौन से प्रोग्राम्स, आई विल टेल यू कि उनको क्लासिफिकेशन विल टॉक अबाउट दैट इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि प्रोग्राम पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं। एंड आई टेल यू दोज 5 एरियाज जहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन आएगा। उस किसी प्रोग्राम को आप पढ़ना है, किसी पॉलिसी को या किसी स्कीम को जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को पढ़ो। आई विल टेल यू 5 or maybe 6, let's say I add one more। आप 6 ऐसे मैं आपको उसके क्राइटेरिया बता दूंगा कि आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। बट विल टॉक अबाउट दैट समडे लेटर। टुडे हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले वी हैव दिस प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव स्कीम PLI जिसे कहा गया कि ये स्कीम है जहां सरकार ये कह रही है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको ऊपर करेंगे तो हम आपको कुछ, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, सिंपल। उसके अलावा PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज़ अ सेपरेट थिंग, आई टॉक अबाउट दिस इन अ वेरी डिफरेंट वीडियो। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लान है, 110 लाख करोड़ रुपए का प्लान है ये। इसके मल्टीपल डायमेंशन है, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। एक चीज़ उसमें ये भी है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करता है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो स्पीड अप मूवमेंट है, जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी हम बात करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप कल्चर को मोटिवेट करने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए इंडिया में। देन मेक इन इंडिया 2.0, अनदर स्कीम बाय द गवर्नमेंट टू दिस। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स, बहुत सारे अभी डिसइन्वेस्टमेंट हुए भी हैं, बहुत सारे ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं। सो दिस इज something that the initiatives that are being taken up by the government in this case. उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, MSME जोन्स, तो दिस आर समथिंग विच विल डील इन अदर सेक्शंस, जहाँ इनके लिए एक्चुअली अलग से एक आई बिलीव इन चीज़ों को होना चाहिए। आई डोंट वांट कि आप लोगों को किसी एक वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आप उसे अब्जॉर्ब ना कर पाओ। पौधे को उतना ही पानी देना चाहिए जितना वो अब्जॉर्ब कर पाए, तभी वो अच्छे से फ्लरिश करेगा। आई ऑलवेज से कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, गिव टाइम टू योरसेल्फ, डोंट गिव टाइम टू अस। आप क्लासेस कर रहे हैं, आप बैचेस अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने आप को वक्त दीजिए, हमें वक्त मत दीजिए। हमें वक्त, ठीक है क्लास तो करनी है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। धीरे धीरे ही चीज़ें, एंड ट्रस्ट मी, आप इस प्रोसेस से चलेंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो शॉर्टकट हैं, जो बहुत से लोगों को अच्छे भी लगते होंगे। आप शॉर्टकट प्रोसेस शॉर्टकट वाला रास्ता ऑप्ट करोगे, आपको कोई चीज़ कंप्लीट करने में मान लो 10 घंटे लगेंगे। आई एम टेलिंग यू बिट स्लो प्रोसेस। मेरा प्रोसेस ऑप्ट करोगे, या हम यहाँ PW में जो प्रोसेस आपको बताते हैं आप वो ऑप्ट करोगे, आपको 12 घंटे लगेंगे, लेकिन उन 2 घंटे की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कहीं ज़्यादा होगा। So this was about industrial development in India, कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के पहले से लेकर अब तक क्या क्या ऐसा हुआ, क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई, और अभी कुछ मैंने आपको ग्लिम्स दिया कि अभी कौन कौन सी चीज़ें आपके कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। दिस वाज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात और आगे भी करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।